हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल टारगेट इलेक्ट्रीशियन। हम बेसिक इलेक्ट्रिकल के मल्टीपल चॉइस के सीरीज स्टार्ट किए हैं, जिसमें से 2 सीरीज हो चुकी है। उन दोनों को अगर आपने नहीं देखा, डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगी, उसको आप देख लीजिएगा। चलिए तीसरी स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब, लाइक तथा शेयर ज़रूर कर दीजिए। चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन क्या दिया है, 100 वाट 250 वोल्ट बल्ब का रेजिस्टेंस क्या है। तो सबको पता है कि फार्मूला क्या होता है, P बराबर V²/R। ये होता है पावर का फार्मूला। ठीक है, पावर दी हुई 100 वाट, हमको निकालना क्या है, रेजिस्टेंस। तो R बराबर क्या हो जाएगा, V²/P। तो R इक्वल क्या हो जाएगा, 250 इंटू 250 अपॉन रेजिस्टेंस कितना, 100 वाट की पावर है। ये कटेगा, ये कटेगा, 25 इंटू 25 बराबर 625। मतलब हमारा प्रतिरोध कितना आ गया, 625 ओम। इसका आंसर डी होगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन। अल्टरनेटिंग करंट के सर्किट में अल्टरनेटिंग जो करंट होती है उसमें क्या घटना होती है। पहला क्या है, करंट का मान सदैव स्थिर रहता है, ये नहीं, सदैव बदलता रहता है करंट का मान। दूसरा, करंट का मान और दिशा स्थिर रहते हैं, ये भी गलत है, ये भी चेंज होता रहता है। अगला क्वेश्चन, करंट की दिशा मान समय के साथ बदलते रहते हैं। देखिए, इसके लिए हमारी अल्टरनेटिव करंट कैसे फ्लो होती है, ऐसे। यहाँ इस समय पे धारा का मान अलग है, इस पर अलग है, इस पर अलग, इस पर अलग, इस पर अलग, इस पर अलग। मतलब हर टाइम पे इसमें करंट का मान अलग अलग है। समय के साथ दिशा भी चेंज हो रही है और करंट का मान भी चेंज हो रहा है, इसलिए अल्टरनेटिव करंट की दिशा और मान समय के साथ बदलते रहते हैं। करंट की दिशा और मान समय के साथ बदलते रहते हैं। इसका नंबर होगा डी। ठीक है, अगला क्वेश्चन क्या कहता है, डायरेक्ट करंट सर्किट में क्या होती है। जैसे हमने एसी के लिए देखा कि वो चेंज होती रहती है, ये हमारी समय के साथ चेंज होती रहती है। लेकिन डीसी क्या होती है, इस प्रकार चलती है, इसका मान भी स्थिर है। ये हो गया मैग्नीट्यूड, मान भी स्थिर है, और ये ऊपर से कभी भी ये पॉजिटिव में ही चलेगी, निगेटिव नहीं चलेगी। मतलब ये कभी यहाँ से ऑटोमेटिक इधर नहीं आएगी, ये हमेशा ऐसे ही चलेगी। इसलिए इसका मान और दिशा दोनों ही समय के साथ नहीं बदलते, स्थिर रहते हैं। करंट का मान दिशा स्थिर रहते, करंट का मान दिशा स्थिर रहते। इसका आंसर होगा डी। ठीक है, अगला क्वेश्चन क्या कहता है, छत के पंखे में बाहरी आवरण घूमता है। देखिए क्या होता है, जैसे हमारा ये है, ये तो हमारा छत के पंखे में जैसे बाहरी आवरण, जो हमारे घरों में पंखा लगा रहता है उसमें ये पंखुड़ियाँ लगी रहती हैं, ये तो ये हमारा बाहरी आवरण कहलाता है। इसके अंदर रहता है रोटर, तो ये हमारा स्थिर रहता है। ठीक है, जिसमें बाइंडिंग की होती है। तो छत के पंखे में बाहरी आवरण घूमता है, वो कौन सा है, एसी होगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन क्या कहता है, छत के पंखे में रोटर घूमता है। जब रोटर में घूमता है तो देखिए, ट्रेन में आप देखे होंगे कि बाइंडिंग उसकी जैसे ये है, तो यहाँ पे उसकी ये यहाँ पे उसकी बाइंडिंग की हुई होती हैं। लेकिन ये जो बीच का रोटर है वो रोटेटिंग होता है, मतलब कि इसमें पंखे लगे रहते हैं और वो घूमता है। इसलिए ये क्या होगा, जिसमें रोटर घूमेगा वो है हमारा डीसी मोटर, और जिसमें फील्ड घूमेगी वो हमारा एसी। तो इसमें रोटर घूमता है, तो इसमें हमारा ये क्या हो जाएगा आंसर, इसका डी। ठीक है, अगला क्वेश्चन क्या कहता है, पानी की बाल्टी में बिजली के 2 तारों को डालने पर दोनों तारों के पास बुलबुले उठते हैं। देखिए क्या होता है, जैसे ये बाल्टी भरी पानी है, ठीक है,
ये यहाँ पे अगर एसी सप्लाई, अगर हम एसी सप्लाई देंगे तो ये एसी को स्टोर नहीं करता। इलेक्ट्रोड जो होते हैं वो कोई भी, मतलब ये जल है, जल धारा का सुचालक है, कंडक्टर है, कंडक्टर है। लेकिन ये केवल डीसी को स्टोर करता है। कोई भी इलेक्ट्रोलाइट होगा डीसी पे स्टोर करता है, एसी पे नहीं। क्योंकि एसी का मान समय के साथ पहले चार्ज किया, फिर डिस्चार्ज कर दिया, फिर चार्ज किया, फिर डिस्चार्ज कर दिया, ठीक है। इसलिए एसी पे नहीं होगा। तो डीसी में क्या होगा, जब इसमें इलेक्ट्रोड पर ये बुलबुले छोड़ने लगे, क्योंकि इधर से प्लस, इधर से माइनस, इधर से माइनस, इधर से प्लस, एक दूसरे से क्रिया करने लगते हैं, इसलिए हम बुलबुले अगर छोड़ा तो कौन सा है, डीसी है, ठीक है। अगला क्वेश्चन क्या कहता है, कॉपर व आयरन जंक्शन के थर्मोकपल को गर्म किया जाता है ठंडे सिरे से इलेक्ट्रॉन। देखिए कॉपर, ये कॉपर है, ये आयरन है, इसका परमाणु क्रमांक ज़्यादा होता है, इसका परमाणु क्रमांक इसकी तुलना में, कॉपर की तुलना में इसका 29 होता है, इसका शायद 21 होता है, अप्रॉक्सीमेट, हमको याद नहीं है, लगभग 21 होता है। जिधर से ज़्यादा इलेक्ट्रॉन, थर्मोकपल में क्या होता है, जब इन दोनों को मिलाकर गर्म किया जाएगा तो इससे जो इलेक्ट्रॉन होंगे ये इसकी तरफ जाएंगे। मतलब कि कॉपर से आयरन की तरफ इलेक्ट्रॉन चलते हैं, कॉपर से आयरन की तरफ, तब इसमें धारा का प्रवाह होगा। जब कॉपर से आयरन की तरफ इलेक्ट्रॉन होंगे तो धारा का प्रवाह आयरन से कॉपर की ओर होगा, ठीक है। अधिक इलेक्ट्रॉन से, जिसकी परमाणु संख्या ज़्यादा होगी उसमें बाहरी कक्ष में अधिक इलेक्ट्रॉन होंगे, ठीक है। अगला क्वेश्चन क्या कहता है, लैंप लोड की दशा में एक अधिक लैंप स्विच ऑन किए जाए तो लोड का कुल रेजिस्टेंस क्या होता है। देखिए हमारे घरों में जो लोड लगे रहते हैं वो इस प्रकार लगे रहते हैं। ये मान लीजिए ये हमारे सर्किट में है, इसको हमको स्विच को ऑन करेंगे तो जब ये वाला रेजिस्टेंस जुड़ेगा तो पैरेलल में चारों रेजिस्टेंस पैरेलल में आ जाएंगे। तो इसका जो रेजिस्टेंस होगा, मान लीजिए ये R1 है, ये R2 है, ये R3, R4। मान लीजिए अगर R1 सबसे कम है इनकी अपेक्षा सपोज दैट कि R1 इनसे कम है, तो जो हमारा इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस आएगा वो हमारा R1 से भी कम होगा, उससे भी R1 हमारा ज़्यादा होगा। मतलब कि हमारा रेजिस्टेंस क्या हुआ, पैरेलल में घट गया, है ना। जब पैरेलल में सॉल्व करते हैं तो क्या होता है, 1/R इक्विवेलेंट बराबर 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3। पैरेलल में जब सॉल्व करते हैं तो हमारा परिणामी रेजिस्टेंस घट जाता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन क्या कहता है, हाँ और एक चीज़, ये लैंप लोड हमेशा घरों में, इंडस्ट्रियल में लोड, इसमें आप सीरीज में नहीं जोड़ सकते हैं कि आप लैंपों को सीरीज में जोड़ेंगे, सीरीज में नहीं जोड़ेंगे क्योंकि सीरीज में वो लोड नहीं कहलाता है, ये सीरीज में लैंप नहीं कहलाएंगे। लोड की बात किया तो पैरेलल में ही लैंप कहलाएंगे, क्योंकि इंडस्ट्रियल जो हमारे घरों में या इंडस्ट्रियल जो वायरिंग होती है वो पैरेलल में ही होती है। अगला क्या है, अधिक पावर वाले बल्ब का स्विच ऑफ करने पर प्रकाश धीरे से मंद होता है, ये कौन सप्लाई में होता है। देखिए क्या होता है, ये एसी सप्लाई में होता है, क्योंकि एसी में क्या होता है, इंडक्टेंस होता है, इंडक्टेंस एसी में होता है। इंडक्टेंस क्या कहता है, धारा के प्रवाह परिवर्तन का विरोध करता है। जैसे हम स्विच को ऑफ करेंगे तो इसमें करंट का प्रवाह विरोध करेगा, ये जब विरोध करेगा तो जो इसके परिपथ में लगा हुआ और कोई बल्ब है पैरेलल में या सीरीज में, तो वो पहले जब ये करंट, ये ज़्यादा करंट लेगी तो ये ऑटोमेटिक धीमे हो जाएंगे। किस में होता है, एसी में। डीसी में इंडक्टेंस नहीं होता है, तो स्विच को ऑफ करने पर ना तो इसमें ये इंडक्टेंस नहीं होने के कारण ये धारा का विरोध नहीं करता है, जिससे इसकी लोड की करंट चेंज नहीं होती। चलिए अगला क्वेश्चन क्या कहता है, एक आलू में कुछ दूरी पर दो तारे गांठ पर, ये पहले हम बता चुके हैं कि इलेक्ट्रोलाइट में डीसी, उसमें से बल्ब के सीरीज में सप्लाई दी जाए, तारों के चारों ओर और आलू का रंग नहीं बदले तो किस प्रकार की सप्लाई है। जब हम ये मान लीजिए ये कोई आलू है, इसमें एक इलेक्ट्रोड ये है, एक इलेक्ट्रोड ये है, अगर डीसी सप्लाई हम देते हैं
तो इसमें ये आयोनाइजेशन की क्रिया होगी, तो ये प्लस ये माइनस, इसमें इसका कलर चेंज हो जाएगा। लेकिन अगर इसका कलर चेंज नहीं हो रहा तो हमारी एसी सप्लाई, क्योंकि एसी क्या होती है, पहले हाफ साइकिल में चार्ज, दूसरे हाफ साइकिल में डिस्चार्ज हो जाती है। इसलिए इसमें क्या है, किस प्रकार की सप्लाई का रंग नहीं बदल रहा, तो हमारी एसी सप्लाई है। अगला क्वेश्चन क्या कहता है, छत के पंखों में सामान्यतः कौन सा कैपेसिटर यूज किया जाता है? इसके लिए हमेशा पेपर कैपेसिटर यूज किया जाता है। पेपर कैपेसिटर, इसका मान होता है 2 माइक्रोफैरड से 20 माइक्रोफैरड तक। ये होता है छत के पंखे और रूम कूलर आदियों में ये यूज किया जाता है। माइका कैपेसिटर बहुत ज़्यादा, इसकी परावैद्युत सामर्थ्य बहुत ज़्यादा होती है, इसलिए छत के पंखे में इसका यूज नहीं करते हैं। डाइलेक्ट्रिक पदार्थ पाए जाते हैं। देखिए, डाइलेक्ट्रिक पदार्थ मतलब कि जो विद्युत के प्रवाह का विरोध करें, ठीक है ना। इंसुलेटर प्रकार के ठोस अवस्था में पाए जाते हैं। द्रव अवस्था में, द्रव के लिए जैसे ट्रांसफार्मर ऑयल, इसकी रेटिंग क्या होती है, 3 kV/mm। ठोस अवस्था में क्या होते हैं, जैसे हमारा कोई ठोस कुचालक है, जैसे बैकेलाइट आदि। गैसीय अवस्था में भी होते हैं, जैसे हमारा SF6N2, ये हमारी धारा के प्रवाह का विरोध करते हैं, मतलब धारा प्रवाहित नहीं होने देते। इसलिए ये डाइलेक्ट्रिक पदार्थ तीनों अवस्था में पाए जाते हैं, ठोस, द्रव और गैस में, ठीक है। अगला क्वेश्चन क्या है, यदि पैरेलल कैपेसिटर का मीडियम माइका और हवा है, तब कैपेसिटर बढ़ाने के लिए, देखिए पैरेलल कैपेसिटर में क्या होता है, C=ε0A। इसमें 2 मीडियम रखे हुए हैं, तो A D-T और प्लस T/εr1। मान लीजिए पहले वायु रखा हुआ था, जब माइका आया तो इसको ER1 मानेंगे, इसको ER है, ठीक है ना। क्या बोला है, हवा के स्थान बढ़ाएंगे, हवा से ज़्यादा है माइका का परावैद्युत सामर्थ्य, तो ये नहीं कर सकते हैं, बढ़ाएंगे तो घट जाएगा। माइका की मोटाई बढ़ाएंगे, मोटाई बढ़ाने से परावैद्युत सामर्थ्य घटती है, भी नहीं होगा। माइका की मोटाई कम करेंगे, कम करने से भी नहीं होगा। क्षेत्रफल बढ़ाएंगे, देखिए डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है क्षेत्रफल अगर बढ़ाएंगे कैपेसिटेंस बढ़ जाएगा। इसलिए प्लेटों का क्षेत्रफल बढ़ाते हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन क्या कहता है, कैपेसिटर के प्लेटों के बीच डाइलेक्ट्रिक के रूप में प्रयोग किया जाता है। कैपेसिटर के प्लेटिंग के बीच में डाइलेक्ट्रिक मीडियम, सबसे पहले तो डाइलेक्ट्रिक क्या है, जो धारा को ना प्रवाहित होने दे, ठीक है ना। तो इंसुलेटिंग पदार्थ ये भी हो सकता है, यही होगा इंसुलेटिंग पदार्थ। कंडक्टिंग पदार्थ धारा का विरोध नहीं करेगी, ये धारा को प्रवाहित होने देगा, इसलिए ये नहीं होगा। सेमीकंडक्टर पदार्थ, इसमें 2 गुण होते हैं, 0 डिग्री केल्विन पर यह कुचालक की तरह, तापमान बढ़ेगा तो ये चालक की तरह कार्य करने लगते हैं, इसलिए ये भी नहीं होगा। तो इसके लिए क्या होगा, इंसुलेटिंग पदार्थ, ठीक है। एक कैपेसिटर, अब ये देखिए, एक कैपेसिटर एसी करंट को रोकता है, डीसी को रोकता है। देखिए तो इसमें क्या होगा, हमारा XC क्या होता है, 1/2πfc। एसी में फ्रीक्वेंसी है, डीसी में पहले बात करते हैं। डीसी में F इक्वल क्या होता है, 0। जब ये हमारा 0 हो जाएगा तो XC हमारा कितना हो जाएगा, अनंत। तो ये ओपन सर्किट की तरह कार्य करेगा, मतलब कि डीसी करंट को रोक देगा। अगर एसी में बात करें तो 0 से ज़्यादा फ्रिक्वेंसी होती है 50 हर्ट्ज, तो जब किसी संख्या के 1 से भाग देंगे तो कुछ ना कुछ रिएक्टेंस आएगा, तो इसका XC का मान घट जाएगा, अनंत से कम होगा, घटेगा नहीं, अनंत से कम होगा। क्योंकि डीसी में तो अनंत है तो ये ओपन सर्किट कर देगा, लेकिन एसी में क्या है, अनंत से कम है, तो ये एसी को प्रवाहित होने देगा, और डीसी को ओपन सर्किट, इसको भी रोकेगा लेकिन डीसी की अपेक्षा कम रोकेगा। इसलिए इसका आंसर क्या होगा, एक कैपेसिटर डीसी करंट को रोकता है, ठीक है ना। अगला क्या कहता है, माइका कैपेसिटर का गुण होता है, इसका इंसुलेटिंग रेजिस्टेंस अधिक होता है, ये भी सही है। माइका कैपेसिटर इंसुलेटिंग रेजिस्टेंस बहुत ज़्यादा होता है, पावर फैक्टर अच्छा होता है, ये भी, क्योंकि इसकी kVAr रेटिंग में कोई कैपेसिटर होता है। जितना ज़्यादा डाइलेक्ट्रिक इंसुलेशन रेजिस्टेंस जितना ज़्यादा होगा उतना ज़्यादा पावर फैक्टर सुधारेगा। जब
हाँ, पावर फैक्टर बढ़ गया, मतलब पावर फैक्टर जब cos फाई बढ़ेगा तो लॉसेस घट जाएंगे, क्योंकि लॉसेस क्या होती हैं, लॉसेस बराबर 1/v कॉस स्क्वायर थीटा। जब ये बढ़ेगा तो लॉसेस घट जाएंगे, मतलब इसमें उपरोक्त सभी। अगला क्वेश्चन क्या है, पैरेलल प्लेट कैपेसिटर में प्लेटों के बीच की दूरी बढ़ाने पर। देखिए पैरेलल प्लेट कैपेसिटर क्या होता है, C बराबर एप्सिलॉन 0 A/T, ये होता है पैरेलल कैपेसिटर का फार्मूला फैराड में। ठीक है ना। क्या बोला है कि प्लेटों के बीच की दूरी बढ़ाएंगे, तो ये है प्लेट, इसके बीच की दूरी है d, तो अगर इनकी मात्रा को हम बढ़ाते हैं तो d बढ़ेगा, जब d बढ़ेगा कैपेसिटेंस कम हो जाएगा, मतलब कि कैपेसिटेंस घटता है। ठीक है, एरिया बढ़ाएंगे तो बढ़ जाएगा। ठीक है ना, ये वाली प्लेट की एरिया जो है, ये एरिया बढ़ाएंगे तो ये बढ़ जाएगा, दूरी बढ़ाएंगे तो ये घट जाएगा। ठीक है। अगला क्वेश्चन क्या है, पैरेलल प्लेट कैपेसिटर का क्षेत्रफल बढ़ाने, पैरेलल प्लेट कैपेसिटर का क्षेत्रफल बढ़ाने पर। फिर वही बात आ गई, C इक्वल एप्सिलॉन 0 A/D। अगर एरिया बढ़ाते हैं तो कैपेसिटेंस बढ़ जाएगा, लंबा दूरी बढ़ाते हैं तो घट जाएगा, तो इसके लिए क्या, कैपेसिटेंस क्षेत्रफल बढ़ाने पर ही कैपेसिटेंस बढ़ता है। डाइलेक्ट्रिक पदार्थ बनाने पर धारिता। अब देखिए हम क्या माने हैं, C बराबर एप्सिलॉन 0 A/D। यहाँ पे मान लीजिए कोई अभी एयर रखा हुआ, डाइलेक्ट्रिक मटेरियल एयर, ठीक है ना। हम डाइलेक्ट्रिक मटेरियल बढ़ा रहे हैं, इसकी जगह पे क्या रख दिए हम, माइका धातु। अब ये नहीं है कि अगर यहाँ पे कुछ नहीं बोला कि पहले से क्या रखा, क्योंकि हम वायु ही मानेंगे, क्योंकि किसी भी चीज़ की तुलना हम वायु से ही करते हैं, इसलिए बोला नहीं गया है कि कौन सा डाइलेक्ट्रिक मटेरियल पहले से रखा है, इसलिए हम एयर मानेंगे। अब एयर के स्थान पे हम चेंज कर रहे हैं, माइका या कि पोर्सलिन या कि धातु, तब हमारी धारिता क्या हो जाएगी, बढ़ जाती है। ठीक है, बदलती नहीं, बढ़ जाती है, कम नहीं हो, क्योंकि हम वायु से ही तुलना कर रहे हैं। छोटे आकार परंतु बड़े अत्यधिक मूल के कैपेसिटर को क्या कहते हैं। देखिए जो हमारे ये इलेक्ट्रोलाइटिक कैपेसिटर होते हैं बहुत छोटे आकार के होते हैं, उनमें ये केवल डीसी में यूज किए जाते हैं इलेक्ट्रोलाइट, तथा इनका कीमत बहुत ज़्यादा होती है, बहुत ज़्यादा। क्योंकि अगर देखिए फैन के लिए आप कैपेसिटर लाते हैं तो 2 माइक्रोफैरेड से 20 माइक्रोफैरेड तक के लिए इसकी कीमत ज़्यादा से ज़्यादा 40 से 150 रुपये तक की होती है, लेकिन इलेक्ट्रोलाइट कैपेसिटर 2 माइक्रोफैरेड का ही बहुत ज़्यादा होगा, 300 के करीब, 300 रुपये के करीब होगा। इसलिए इलेक्ट्रोलाइटिक कैपेसिटर ये केवल किस में काम किया जाता है, डीसी सप्लाई में, एसी में यूज नहीं किया सकता है। एसी में किस लिए, केवल टार को बढ़ाने के लिए यूज किया जाता है। ठीक है, और ये पेपर माइका सिरामिक ये सब एसी में यूज किए जाते हैं, ये सब एसी में, और इलेक्ट्रोलाइटिक केवल डीसी में यूज किया जाता है। अगला क्वेश्चन क्या है, कंडक्टेंस का विलोम अनुपात, मतलब कि कंडक्टेंस को हम क्या दर्शाते हैं, कंडक्टेंस को हम किससे दर्शाते हैं, जी। कंडक्टेंस चालकता मतलब प्रतिरोधकता की व्युत्क्रमानुपाती, तब जी बराबर क्या होगा, 1/R। तो मतलब प्रतिरोध अगर बढ़ेगा तो ये घटेगी, ये अगर घटेगा तो ये बढ़ेगी, मतलब इसकी किसकी व्युत्क्रमानुपाती है, रेजिस्टेंस के। ठीक है। अगला क्वेश्चन कैसे, कैपेसिटर डिस्चार्ज करने के लिए, कैपेसिटर जैसे हमारा ये कैपेसिटर है, ठीक है ना, ये कैपेसिटर है हमारा, इसको डिस्चार्ज करने के लिए पहले अगर ये ओपन है तो यहाँ पे आवेश स्टोर होता है, आवेश स्टोर होता है, आवेश स्टोर होता है। ठीक है ना। अब इसको डिस्चार्ज करेंगे नहीं, अगर हम छूते हैं इसको तो हमको शॉक लगता है, तो इसको डिस्चार्ज करने के लिए हम क्या करेंगे, दोनों सिरों को जोड़ेंगे। तो डायरेक्ट यहाँ पे बोला नहीं कि डायरेक्ट जोड़ दें, तो हम रेजिस्टेंस के माध्यम से जोड़ देते हैं, तो ये हमारा ये आंसर होगा। ठीक है। किसी पदार्थ का रेजिस्टेंस, किसी भी पदार्थ का, जैसे कॉपर हो गया, एल्यूमिनियम हो गया, इंसुलेटर भी अगर बात करें तो माइका, पोर्सलिन, इन सब में तापमान अगर चेंज करेंगे तो इन सब का मान, इसके रेजिस्टेंस, इसके रेजिस्टेंस, इसका रेजिस्टेंस घट जाए, बढ़ जाए, मतलब परिवर्तित हो जाएगा। सॉरी। तापमान बढ़ाने पे कॉपर का रेजिस्टेंस बढ़ता है,
एल्युमिनियम का भी बढ़ता है क्योंकि चालक हैं। एक होता है पीटीसी और एक होता है एनटीसी। पीटीसी मतलब इसमें धातु और चालक आते हैं, चालक। इसमें क्या आता है एनटीसी, एनटीसी में क्या आता है कुचालक। जैसे तापमान बढ़ाए तो इसका रेजिस्टेंस घट, इसमें तापमान बढ़ाते तो इसका रेजिस्टेंस घट जाता है। माइका, पोर्सलिन, कुचालक, कार्बन, कुछ भी हो। कार्बन एक अपवाद है, ये ना तो सेमीकंडक्टर है ना ही इंसुलेटर है, ये चालक है, लेकिन इसका प्रतिरोध ताप गुणांक निगेटिव होता है। तो इसमें क्या है, किसी पदार्थ का रेजिस्टेंस तापमान परिवर्तित होने में प्रभावित होता है ये। ठीक है, अगला क्वेश्चन क्या कहता है, ठोस में धारा का प्रवाह। ठोस में धारा का प्रवाह क्या होगा, जैसे कॉपर हो गया, एल्यूमिनियम हो गया, आयरन हो गया, इसमें धारा का प्रवाह किसके द्वारा होता है, इलेक्ट्रॉनों के द्वारा होता है। ठीक है ना, ठोस में इलेक्ट्रॉन के द्वारा होता है। द्रव में इलेक्ट्रॉन प्लस आयन दोनों के द्वारा हो। गैसों में इलेक्ट्रॉन प्लस आयन तथा, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन क्या कहता है, गैसों में करंट का प्रवाह, ये बताया ना। ठोस में इलेक्ट्रॉन के द्वारा, ठोस में, और गैसों में इलेक्ट्रॉन तथा पॉजिटिव इलेक्ट्रॉन, पॉजिटिव तथा निगेटिव, पॉजिटिव आयन, निगेटिव आयन तथा इलेक्ट्रॉन तीनों के द्वारा ही होता है। लेकिन अगर इलेक्ट्रोलाइट की बात किया जाए तो उसमें धन आयन और ऋण आयन दोनों के द्वारा ही इलेक्ट्रॉन का प्रवाह होता है। धन आयन, ऋण आयन दोनों के द्वारा। और इसमें गैसों में धन आयन, ऋण आयन और धन आयन, ऋण आयन, इलेक्ट्रॉन तीनों के द्वारा ही होता है। ठीक है ना। प्लीज़ अच्छा लगे तो सब्सक्राइब, लाइक, शेयर ज़रूर करिएगा। अगर आपने पुरानी सीरीज़ नहीं देखी है तो इसके लिए हम डिस्क्रिप्शन पे लिंक दे देंगे, उससे आप देख सकते हैं। थैंक यू।